Assalamualaikum guys, hope so you're fine and your study is going well. Today I'm here to tell you about how to study chapter number 5 investments and refractive dyes of dental materials from McCabe. ठीक है, इस चैप्टर में बताऊंगी आपको कि आपने कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एससीक्यू के लिए कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है इस पर से। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है इन द पैटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ मोल्ड। ठीक है, और इस पर जो है वो अटैच किया जाता है टू द पैटर्न एंड असेसमेंट एंड assessment blade is located in a casting ring। ठीक है, ये जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है इसमें ये है, ये कास्टिंग रिंग है। ठीक है, इसके अंदर ये जो ब्लैक सा आपको सारा नज़र आ रहा है ये क्या है, इन्वेस्टिंग मटेरियल है और ये वैक्स पैटर्न के लिए ये क्राउन की शेप जो है वो हमें मिल रही है। उसके बाद ये प्योर फॉर्मर बन रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने अच्छे तरीके से शुरू करनी है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कि ये जो है पोर्ट किया जाता है इन्वेस्टिंग मटेरियल अराउंड द वैक्स पैटर्न एंड स्टील वाइल स्टील इन अ फ्लैट स्टील। ठीक है, वो ये बताया हुआ है सारा। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है यहाँ तक और ये याद होना चाहिए आपको कि कास्टिंग टेक्निक में ये इन्वॉल्व होता है मोस्टली। देन एक्लाइनिक डेंचर जो है प्रोडक्शन करते हैं बेस प्लेट में। बेस में इज इन्वेस्टेड इंटू 2 पार्ट सेपरेट मोल्ड डेंटल प्लास्टर एंड डेंटल स्टोन। ये भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है एक्रेलिक रेजिन्स के बारे में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्टली यूज़ होते हैं कास्टिंग एलॉयज़ में। ठीक है, और अनमोडिफाइड डेंटल प्लास्टर या स्टोन्स जो हैं वो स्विचेबल नहीं होते इस पर्पज़ में। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव डाई मटीरियल्स जो हैं वो क्या हैं। तो इसकी आपकी डेफिनेशन याद रखनी है कि ग्रुप ऑफ मटीरियल्स हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं टू द इन्वेस्टमेंट मटीरियल्स के। और ये जो रिफ्रैक्टिव डाई मटीरियल्स हैं वो यूज़ होते हैं बनाने के लिए कि डाइज ऑन विच द सिरेमिक रेस्टोरेशंस अकर। ठीक है, आर कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि एबिलिटी होती है कि रिटेन करते हैं स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को एट अ टेम्परेचर यूज टू फाइट सिरामिक्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फेट बॉन्डेड डाई मटीरियल्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव डाइज। ठीक है, जो कि सिमिलर होते हैं फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट जो फर्दर आगे लिखा हुआ है और हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई हैं बर्नआउट की, मोल्ड की, इन्वेस्टिंग की, कास्टिंग इन्वेस्टमेंट की, ये जो ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्न आउट और इन्वेस्टमेंट जो है इन दोनों की डेफिनेशन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे जाता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स फॉर अलॉय कॉस्टिंग प्रोसीजर्स। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं हर चैप्टर्स की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सारा पैराग्राफ आपको याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ज़रूर याद रखने हैं। जैसे कि पहले आपको पता होना चाहिए कि शेप साइज़ जो है इसका शुड बी कैपेबल होना चाहिए एंड डिटेल रिकॉर्डिंग इन द वेस्ट पैटर्न। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहिए इसका टेम्परेचर कि कास्टिंग जो है वो कैरीड आउट होती है एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफन एक्सेस ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द वाइव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इन्वेस्टर मोल्ड शुड बी कैपेबल फॉर मेंटेनिंग इट्स शेप एंड इंटीग्रिटी। ये 3 पॉइंट्स जो हैं इसकी रिक्वायरमेंट के हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट शुड हैव सफिशिएंटली हाई वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द कास्टिंग temperature so it can be withstand with the stress type of when the molten state enters the mold। ये आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो है उसकी क्या होनी चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अलॉय कास्टिंग्स जो हैं वो अंडर को कंसिडरेबल कंट्रैक्शन में आते हैं जब कूलिंग होती है फ्रॉम द कास्टिंग टेम्परेचर एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, सच कंट्रैक्शन में रिजल्ट इन द कास्टिंग विद फॉरी पुट। ठीक है, ये सारा आपने बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अलॉय कास्टिंग्स जो हैं वो कंसिडरेबल कंस्ट्रक्शन होती हैं जब कूलिंग की जाती है फ्रॉम द कास्टिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद एक इसके फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQ SCQ वाइवा के लिए। तो फंक्शन जो है इन्वेस्टिंग मोल्ड का इज टू कंपनसेट। ठीक है, कंपनसेट फॉर दिस कास्टिंग श्रिंकेज। ठीक है, कास्टिंग श्रिंकेज में जो है इसको कंपनसेशन की जरूरत होती है और उसकी कंपनसेशन जो है वो किस तरह से होती है, कंपनसेशन इसकी जो है वो सेटिंग एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन होती है। थर्मल एक्सपेंशन सेटिंग एक्सपेंशन जो है उससे किस तरह से होती है, ड्यूरिंग द हार्डनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मोल्ड एंड थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कब होती है, ड्यूरिंग द हीट ऑफ द मोल्ड। ठीक है, टू द कास्टिंग टेम्परेचर। तो ये जो इसका फंक्शन है कास्टिंग श्रिंकेज का ये आपको आना चाहिए इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद मेन फैक्टर्स आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेन फैक्टर्स जो हैं वो कौन से इन्वॉल्व इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टिंग मटीरियल्स। तो वो आपको बताना चाहिए कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्या करना होता है, हमने सिलेक्शन करनी होती है इन्वेस्टिंग मटीरियल की। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं जैसे ही कास्टिंग टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ अलॉय टू बी कास्ट। ठीक है, ये कास्टिंग टेम्परेचर इसका फैक्टर है और अलॉय टाइप ऑफ अलॉय है टू बी कास्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है और इसके बाद आ जाता है इसकी टेम्परेचर क्या रहेगा आपने नहीं है। टेम्परेचर में क्या आएगा कि अगर लो टेम्परेचर है, लो कास्टिंग टेम्परेचर जो है वो 900 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो क्रोमियम कास्टिंग टेम्परेचर है वो अराउंड होता है 1450 डिग्री सेल्सियस के। ये दोनों टेम्परेचर जो हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने फर्दर इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐड कर लेनी है कि मटीरियल शुड हैव स्मूथ कंसिस्टेंसी व्हेन मिक्स्ड एंड शुड नॉट क्रैक और डिकम्पोज। ठीक है, और शुड हैव सिचुएबल सेटिंग टाइम एंड मैनिपुलेशन शुड बी ईजी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका कि इन्वेस्टमेंट जो है विच इज़ बेस्ट एबल टू रिटेन इट्स इंटीग्रिटी एट इट्स कास्टिंग टेम्परेचर
एंड एबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी कंपनसेशन फॉर कॉस्टिंग श्रिंकेज इज चूजन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपने इसकी इस तरह से ही हेडिंग्स दे लेनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये 2-3 पॉइंट्स इसके बताने हैं, देन इसका फंक्शन बताना है फॉर द कंपनसेशन ऑफ द श्रिंकिंग कॉस्टिंग, उसके बाद मेन फैक्टर्स, उसके बाद टेम्परेचर की हेडिंग देकर आपने बताना है, और ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अवेलेबल मटीरियल्स, इसके कौन कौन से आ जाते हैं। अवेलेबल मटेरियल्स जो हैं इसके वो हमारे पास आ जाते हैं कि मिक्सचर ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल, नॉर्मली सिलिका होता है। ठीक है, स्टैंडिंग बाइंडर इसमें बताया गया है, बाइंडर क्या है और नेचर ऑफ द बाइंडर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 टाइप्स हैं, ये याद रखनी है। 3 टाइप्स कौन से हैं, जिप्सम बॉन्डेड, सिलिका बॉन्डेड एंड फॉस्फेट बॉन्डेड, ये इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी फर्दर डिटेल आगे दी गई है, ये आपने करनी है। जिप्सम बॉन्डेड मटीरियल, जिप्सम बॉन्डेड मटीरियल में आपको पता होना चाहिए कि पाउडर एंड वाटर। ठीक है, पाउडर और वाटर होता है, इसको मिक्स किया जाता है। इसकी कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए कि सिलिका आ जाता है, इसमें कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट आ जाता है, और ये दोनों जो है इनका मिलके प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद माइनर कंपोनेंट्स में हमारे पास जो है आ जाते हैं पाउडर ग्रेफाइट या पाउडर कॉपर एंड वेरियस मॉडिफायर्स। ठीक है, टू कंट्रोल द सेटिंग। तो इसमें हमारे पास उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो बाइंडर है, जो रिफ्रैक्टिव मटीरियल है वो कौन सा है जिप्सम बॉन्डेड मटीरियल में। जो रिफ्रैक्टिव मटीरियल हमारे पास सिलिका है, बाइंडर हमारे पास जो है वो कैल्शियम सल्फेट है, हेमीहाइड्रेट, और जो हमारे पास मॉडिफायर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, पाउडर ग्रेफाइट या फिर कॉपर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू और वाइवा में पूछते हैं कि बाइंडर कौन सा है और रिफ्रैक्टिव मटीरियल कौन सा है और मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ सिलिका, रिफ्रैक्टिव मटीरियल है, ठीक है, और स्टेबल होता है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसकी अपनी डेफिनेशन याद रखनी है कि एडिक्वेटली विथस्टैंड करता है टेम्परेचर ड्यूरिंग कास्टिंग। उसके बाद 3 इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड प्राइविडेमाइट। जो क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबेलाइट्स है ये मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद कॉस्ट और क्रिस्टोबेलाइट्स जो हैं इनकी आगे से डिटेल लिखी हुई है। ये बताया हुआ है कि सिलिका भी रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेंशन विच इज नेसेसरी, ये आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको इसकी एक्सपेंशन का पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी हैं, थर्मल एक्सपेंशन, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन है, इन्वेरिएंस एक्सपेंशन है एंड सेटिंग एक्सपेंशन है। जो थर्मल एक्सपेंशन है इसमें क्या हो रहा होता है कि मटीरियल जब वो हीट हो रहा होता है। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि थर्मल वो है जब हीटिंग हो रही होगी, हाइग्रोस्कोपिक क्या है जब उसको हम लोग वाटर में पुट करते हैं, इन्वेरिएंट क्या है जब कन्वर्जन होगी अल्फा एंड बीटा क्वार्ट्ज की, और सेटिंग एक्सपेंशन क्या है कि जब मटीरियल जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने मेन पॉइंट्स जो है इसके याद रख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें 2 फॉर्म्स हैं क्वार्ट्ज की। ठीक है, अल्फा क्वार्ट एंड बीटा फॉर्म, इनके लो से हाई में जाता है और जिसका टेम्परेचर होता है 575 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टोबेलाइट जो उसका टेम्परेचर होता है 210 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अपने दोनों टेम्परेचर इसके याद रखने हैं। SCQ MCQ वाइवा तीनों में जो है ये इंपॉर्टेंट है लाइन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब कूलिंग करते हैं तो तब क्रिस्टोबेलाइट एंड क्वार्ट्ज जो है इसका क्या रिएक्शन होता है, ये रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल थर्मल एक्सपेंशन एंड इन्वेरिएंट एक्सपेंशन हमारे पास आ जाती है, जो कि मटीरियल्स की जो कि कंटेन करती है क्रिस्टोबेलाइट ग्रेटर देन द कंटेनिंग क्वार्ट्ज। ठीक है, ये MCQ के लिए आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है वो कंपनसेट करता है सिंस इंटरेक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट से कन्वर्जन हो जाती है डाईहाइड्रेट यानी कि जिप्सम में। ठीक है, जो डाईहाइड्रेट है वो स्टेबल नहीं होता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए, और ये इफेक्टिवली बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ, और रिफ्रैक्टिव सिलिका जो है वो बनता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेटिंग एक्सपेंशन हमारे पास आ जाती है। सेटिंग एक्सपेंशन में कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट आता है जब मिक्स करते हैं हम वाटर के साथ। ठीक है, ये मैंने शॉर्टली आपको ऊपर चीज़ें जो है वो बता दी हैं, और ये पॉइंट्स इसमें जो है वो थोड़े से डिटेल में लिखे हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर इमेजिन यानी कि हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन आ जाती है, इसमें वाटर जब हमने ऐड किया तब आ गया। उसके बाद ये वाली आयाम तो याद करनी है 5 टाइम्स वाली, ये नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन से। उसके बाद आपने बताना है कि मेथड जब वाटर एडिट किया जाता है, वाटर एड टेक्निक आ जाती है, डैम एस्बेस्टोसिस। ठीक है, ये आपने सारी लाइन्स जो है एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, ये फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन इसमें जो ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वाटर इज अट्रैक्ट होता है बिटवीन द क्रिस्टल्स बाय द कैप्टर रिएक्शन। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलर काजेज एंड एक्सपेंशन। मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन विच अकर्स विद जिप्सम बॉन्डेड इज ग्रेटर देन इन द जिप्सम मॉडल एंड द डाई मटीरियल्स। ये 2 लाइन्स आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम जो है अलोन इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री एंड द इन्वेस्टेड मटीरियल फॉर द एलॉय कास्टिंग। एलॉय कास्टिंग के लिए जिप्सम खुद जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड जो है वो कंट्रैक्शन जो कि ओकर होता है रैपिडली अबव 320 डिग्री सेल्सियस, ये आपने रीड कर लेनी है जैसे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ द जिप्सम। टाइप्स ऑफ द जिप्सम बॉडी इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ SCQ और वाइवा क्वेश्चन के लिए, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में कौन कौन से आ जाती हैं, थर्मल एक्सपेंशन टाइप, हाइड्रोस्कोपिक एक्सपेंशन टाइम, और उसके बाद कास्टिंग कंप्लीट होती है, और टाइप 3 में डेंचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, पार्शियल होते हैं। ठीक है, और ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। उसके बाद देन यूजेस आ जाते हैं। यूजेस जो हैं इसके वो भी UQ है। यूजेस में आपको पता होना चाहिए
के जो है ये यूज़ होते हैं फॉर द कास्टिंग इन्वेस्टमेंट फॉर गोल्ड एलॉयज इम्प्लाइंग के लिए, ठीक है, एंड दे आर सुटेबल ओनली फॉर only for limited range of alloys, ठीक है, और दिस इज कन्फर्म बाय कंसिडर अदर प्रॉपर्टीज। ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, और ये इसकी दोनों टाइप्स का आपको बताना चाहिए। जो टाइप 1 एंड टाइप 3 है, मस्ट सेटिस्फाई द मोस्ट स्ट्रेटनिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन इन द 2 स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना अच्छे तरीके से। फर्दर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोबारा में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।